कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर मैराथन क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऐसी क्लास जो सीधा याद करवा दे। अगर कंप्यूटर आपको मुश्किल लगता है या कॉन्सेप्ट्स बार-बार भूल जाते हैं और हर एग्जाम में वही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। यहां मिलेगा कंप्लीट कंप्यूटर रिवीजन, बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का गर्दा उड़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कुछ बातें होती हैं जो हम बस कुछ देर के लिए याद रखते हैं और कुछ होती हैं हमारी गहरी यादें। कंप्यूटर भी कुछ इसी तरह याद रखता है। कंप्यूटर की याददाश्त दो तरह की है, प्राथमिक यानी वर्किंग डेस्क जो तेज है पर अस्थायी, और द्वितीयक यानी फाइलिंग कैबिनेट जो स्थायी है। अब आते हैं उस वर्किंग डेस्क पर। सोर्स के हिसाब से इसके दो मुख्य कर्मचारी हैं, रैम और रोम। चलिए रैम से शुरू करते हैं। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है? रैंडम एक्सेस का मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी के किसी भी हिस्से से जानकारी सीधे उठा सकता है। अच्छा, उसे क्रम से जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप एक किताब में सीधे पेज नंबर 50 पर जा सकते हैं, आपको पेज 1 से 49 तक पलटने की जरूरत नहीं। समझ गई। यही रैम आपकी अस्थायी वर्किंग टेबल है। जब आप कोई ऐप खोलते हैं, मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम का सारा जरूरी डेटा आपकी अलमारी से निकलकर इस वर्किंग टेबल पर आ जाता है, ताकि गेम बिना अटके चले। बिल्कुल। और जैसे ही आप गेम बंद करते हैं, रैम उस जगह को खाली कर देती है। इन नोट्स में रैम के दो प्रकार बताए गए हैं, एस रैम और डी रैम। एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। इनमें क्या फर्क है? ये इनके काम करने के तरीके का फर्क है और ये बहुत दिलचस्प है। एस रैम यानी स्टैटिक रैम को एक लाइट के स्विच की तरह समझिए। लाइट का स्विच? हाँ, एक बार आपने ऑन कर दिया तो वो ऑन ही रहेगा जब तक बिजली है। उसे बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम्हें ऑन रहना है। इसीलिए ये स्टैटिक है। ये बहुत बहुत तेज होती है लेकिन महंगी भी होती है। अच्छा, इसकी तेजी की वजह से इसे कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी, ये क्या होती है? कैश मेमोरी को आप सीपीयू का पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं। असिस्टेंट? जी। ये सीपीयू और मुख्य रैम के बीच में होती है और उन निर्देशों को रखती है जिनकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। तो सीपीयू को हर छोटी चीज के लिए मुख्य वर्किंग टेबल तक जाने की जरूरत नहीं। उसका असिस्टेंट उसे जरूरी फाइलें हाथ में ही पकड़ा देता है। वाह, तो एस रैम एक सुपर फास्ट असिस्टेंट है। तो फिर डी रैम क्या है? डी रैम यानी डायनामिक रैम हमारी मुख्य वर्किंग टेबल है। और इसे एक ऐसी बाल्टी की तरह समझिए जिसमें एक बहुत छोटा सा छेद है। छेद वाली बाल्टी? हाँ, अगर आपको बाल्टी भरी रखनी है तो आपको उसमें लगातार पानी डालते रहना होगा, मतलब उसे बार बार रिफ्रेश करना होगा। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा एक ऐसी तकनीक पर बना है जो डिजाइन से ही भुलक्कड़ है। सवाल बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है एक समझौता। समझौता? जी, डी रैम को बनाना एस रैम के मुकाबले बहुत सरल और सस्ता है। एक ही साइज की चिप में आप एस रैम से हजारों गुना ज्यादा डी रैम स्टोर कर सकते हैं। तो हमें चुनना पड़ता है, क्या हमें बहुत थोड़ी सी, बहुत तेज और बहुत महंगी मेमोरी चाहिए, या बहुत सारी, थोड़ी धीमी और सस्ती मेमोरी। तो एक आधुनिक कंप्यूटर दोनों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। वो सबसे जरूरी काम के लिए थोड़ी सी एस रैम यानी कैश रखता है और बाकी सभी कामों के लिए ढेर सारी डी रैम यानी मुख्य रैम। जब कोई कहता है कि उनके लैपटॉप में 16 जीबी रैम है, तो वो असल में डी रैम की बात कर रहे होते हैं। वाह, अब समझ आया। ये स्पीड और क्षमता के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। मैंने अपने पुराने कंप्यूटर में जब रैम अपग्रेड की थी 4 जीबी से 16 जीबी, तो लगा जैसे मशीन को कॉफी का डबल डोज मिल गया हो। अब समझ आया कि मैंने असल में उसकी काम करने वाली मेज को 4 गुना बड़ा कर दिया था। बिल्कुल सही उदाहरण। आपने उसकी एक साथ कई प्रोग्राम संभालने की क्षमता बढ़ा दी। और इसी डी रैम को और तेज बनाने के लिए इसके नए वर्जन आए, जैसे डीडीआर रैम। हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। एकदम। और इसका सीधा असर आपके अनुभव पर पड़ता है। जब आप एक हाई ग्राफिक्स गेम खेल रहे होते हैं या 4K वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो यही तेज रैम तय करती है कि आपका कंप्यूटर अटकेगा या मक्खन की तरह चलेगा। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ पाई हूँ, प्राथमिक मेमोरी मतलब काम करने की जगह, रैम उस जगह का वो हिस्सा है जो बिजली जाते ही साफ हो जाता है। इसमें एस रैम सुपर फास्ट वीआईपी कोना है जिसे हम कैश कहते हैं,
और DRAM वो मुख्य हिस्सा है जो छेद वाली बाल्टी की तरह है, जिसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या मैंने सही समझा? एकदम बढ़िया, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया है। तो रैम की ये दुनिया तो बहुत डायनामिक है, लेकिन कंप्यूटर को हर बार चालू होने पर अपने बुनियादी निर्देश कहाँ से मिलते हैं? जरूर कोई ऐसी जगह होगी जो इस बाल्टी की तरह खाली नहीं होती। यहीं पर शायद रोम की भूमिका आती है। बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं आप। अब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक मेमोरी के दूसरे हिस्से की, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये स्थायी है, नॉन वॉलेटाइल। बिजली बंद होने पर भी इसमें मौजूद जानकारी डिलीट नहीं होती। जैसे कोई प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल? बिल्कुल, आप उसे पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें कुछ बदल नहीं सकते। इसमें जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना फर्म यानी पक्का है कि लगभग हार्डवेयर का ही हिस्सा बन जाता है। सोर्स कहता है कि इसमें बायोस प्रोग्राम और बूटिंग के निर्देश स्टोर होते हैं। बूटिंग क्या है और ये बायोस क्या बला है? यहाँ एक बहुत मौलिक सवाल उठता है। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे क्या करना है? हाँ, उसकी तो मेन मेमोरी यानी रैम भी खाली होती है। यहीं पर रोम और बायोस का काम आता है। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को चालू करने की पूरी प्रक्रिया, और बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में स्टोर वो पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होते ही चलता है। तो ये कंप्यूटर का पहला विचार है, उसकी पहली चेतना। कह सकते हैं। तो जैसे ही पावर ऑन होता है, बायोस जाग जाता है। उसका पहला काम होता है हाजिरी लेना। हाजिरी लेना। हाँ, वो जांचता है कि कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क जैसे सभी हिस्से ठीक से जुड़े और काम कर रहे हैं या नहीं। इस जांच को पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। एक तरह का हेल्थ चेकअप। जी, जांच पूरी होने के बाद जब बायोस को लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उसका अगला काम होता है स्थायी स्टोरेज यानी अलमारी में से ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना। जैसे कि विंडोज। हाँ, और उसे रैम यानी वर्किंग टेबल पर लोड करना। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है, बायोस का काम खत्म हो जाता है और फिर कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और सोर्स में कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग का भी जिक्र है। ये क्या है? ये बहुत सरल है। कोल्ड बूटिंग मतलब जब एक पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, जैसे सुबह गहरी नींद से जागना। और वार्म बूटिंग? वार्म बूटिंग मतलब जब एक चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीसेट किया जाता है, जैसे जब कोई प्रोग्राम हैंग हो जाए। यहाँ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर रोम सिर्फ रीड ओनली है, तो फिर कंप्यूटर का बायोस अपडेट कैसे होता है? सोर्स में प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम जैसे कुछ प्रकार दिए गए हैं। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि यहीं पर रोम की कहानी दिलचस्प हो जाती है। समय के साथ रोम का विकास हुआ। शुरुआती रोम सच में रीड ओनली होती थी। फिर आई पी-रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसे खाली सीडी की तरह समझिए, जिस पर आप सिर्फ एक बार डेटा लिख सकते थे। एक बार लिख दिया तो स्थायी हो गया। हाँ, फिर आई ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस पर लिखे डेटा को मिटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए चिप को कंप्यूटर से निकालकर उस पर तेज पराबैंगनी किरणें डालनी पड़ती थीं। ये तो बहुत असुविधाजनक लगता है। बहुत। और आखिर में आई ईईप्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये आज का समाधान है। इसके डेटा को बिजली के सिग्नल से ही मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, वो भी चिप को कंप्यूटर से बाहर निकाले बिना। इसी तकनीक की वजह से आज हम आसानी से बायोस अपडेट कर पाते हैं। और सोर्स के मुताबिक हमारी पेन ड्राइव में इस्तेमाल होने वाली फ्लैश मेमोरी इसी EEPROM का एक बेहतर रूप है। एकदम सही। पेन ड्राइव, SSD और स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली फ्लैश मेमोरी एक तरह की EEPROM ही है, बस ये उससे ज्यादा तेज और कुशल है। इसी तकनीक ने मेमोरी और स्टोरेज के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ये रोम की तरह स्थायी है, लेकिन इस पर आसानी से लिखा मिटाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोम, जो कभी सच में सिर्फ रीड ओनली की एक पक्की निर्देश पुस्तिका थी, अब एक ऐसी पुस्तिका बन गई है जिसके पन्ने बदले जा सकते हैं। एक बार लिखे जाने वाली प्रोम से लेकर UV लाइट से मिटने वाली EEPROM तक, और अब बिजली से आसानी से अपडेट होने वाली EEPROM तक। क्या कमाल का सफर है। बिल्कुल, ये जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का बेहतरीन अनुकूलन है। इन नोट्स में फर्मवेयर शब्द का जिक्र बार बार हुआ है, और ये शब्द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब निर्देशों का एक सेट किसी डिवाइस के लिए इतना मौलिक हो जाता है कि उसे मशीन का ही एक हिस्सा मान लिया जाए।
क्या हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर, या फिर एक स्मार्ट टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम? ये रेखा असल में कहाँ खींची जाती है? ये सोचने वाली बात है। कंप्यूटर की स्थायी याददाश्त, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ये वो लाइब्रेरी है जहां कंप्यूटर अपनी सारी किताबें, सारे रिकॉर्ड हमेशा के लिए संभाल कर रखता है। तो चलिए इस लाइब्रेरी की अलमारियों में झांक कर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसे सेकेंडरी या सहायक क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी उसका दिमाग सीधे इस लाइब्रेरी से किताब उठाकर नहीं पढ़ सकता। अच्छा, तो फिर वो काम कैसे करता है? उससे पहले लाइब्रेरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी से वो किताब मंगवाकर अपनी डेस्क पर रखनी पड़ती है। यानी रैम पर। हाँ, रैम पर। हाँ। और फिर वो उसे पढ़ता है। ये सुनने में एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है, लेकिन ये जरूरी है। रैम की खासियत है स्पीड और सेकेंडरी मेमोरी की खासियत है साइज और स्थायीपन। तो मतलब ये एक स्पीड बनाम कीमत और साइज का खेल है, जैसे एक रेसिंग कार और एक मालगाड़ी। रेसिंग कार यानी रैम बहुत तेज है पर ज्यादा सामान नहीं ले जा सकती और बहुत महंगी है। और मालगाड़ी मतलब सेकेंडरी मेमोरी धीमी है पर पूरे शहर का सामान उठा सकती है और काफी किफायती है। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल यही ट्रेड ऑफ है। इसीलिए हमारे कंप्यूटर में कम साइज की तेज रैम और बहुत बड़े साइज की धीमी सेकेंडरी मेमोरी दोनों होती हैं। ठीक है, तो अब जब ये बुनियादी बात साफ हो गई है तो उस मालगाड़ी के सफर पे निकलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने सुना है चुंबक का बड़ा हाथ था इसमें। बहुत बड़ा हाथ था। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। आज की पीढ़ी ने शायद इसे न देखा हो, लेकिन ये ऑडियो कैसेट की तरह ही एक प्लास्टिक की रील होती थी जिस पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत होती थी। मुझे आज भी याद है, अपने पसंदीदा गाने के लिए 5 मिनट तक कैसेट को पेंसिल से घुमाना पड़ता था। आज की पीढ़ी को ये दर्द क्या पता। आपने तो इसकी सबसे बड़ी कमी बता दी। उसे कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस यानी क्रमिक पहुंच। अगर आपको 50वें नंबर का डेटा चाहिए तो आपको पहले 49 आइटम्स को पार करना ही होगा। आप सीधे छलांग नहीं लगा सकते। ये तो बहुत ही धीमा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। हालांकि आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा का बैकअप रखने के लिए एडवांस मैग्नेटिक टेप्स, जिन्हें LTO टेप्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। अरे वाह, मतलब कैसेट अभी भी जिंदा है, बस बड़े रूप में। हाँ, क्योंकि ये बहुत सस्ते और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो ये बहुत धीमे थे। तो इस परेशानी का हल कैसे निकला? इसका हल 1956 में IBM ने निकाला और उसने कंप्यूटर की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने बनाया हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। ये मैग्नेटिक स्टोरेज का ही एक रूप था, लेकिन टेप की तरह सीधा चलने के बजाय इसमें एल्यूमिनियम या कांच की गोल प्लेट्स होती थीं, जिन्हें प्लैटर्स कहते हैं। अच्छा, और ये प्लेट्स बहुत बहुत तेजी से घूमती थीं। और घूमने से क्या फायदा हुआ? घूमने से फायदा ये हुआ कि अब आप रैंडम एक्सेस कर सकते थे। एक रीड राइट आर्म सीधे उस जगह पर पहुंच सकता था जहां आपका डेटा था, ठीक वैसे ही जैसे एक रिकॉर्ड प्लेयर की सुई गाने के किसी भी हिस्से पर सीधे रखी जा सकती है। हाँ, समझ गया। आपको पूरा रिकॉर्ड शुरू से सुनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और इन प्लेट्स के घूमने की रफ्तार अविश्वसनीय होती है, 15,000 RPM तक, यानी 1 सेकंड में 250 बार घूमना। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग की बात करें तो एक और हैरान करने वाली बात बताती हूँ। हार्ड ड्राइव का वो रीड राइट हेड घूमते हुए प्लेटर से कुछ ही नैनोमीटर ऊपर तैरता है। नैनोमीटर? जी, वो कितना होता है? इतना छोटा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर इसे बड़े स्केल पर देखें तो ये एक बोइंग 747 विमान की जमीन से महज कुछ इंच ऊपर पूरी रफ्तार से उड़ने जैसा है। और वो भी बिना जमीन को छुए? हाँ, बिना छुए। इतनी प्रिसिजन होती है इसमें। और डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपने ट्रैक्स और सेक्टर्स की बात की थी। हाँ, तो ऐसे समझिए कि हार्ड डिस्क की प्लेट एक बड़ी सी पिज्जा है। उस पर बने अदृश्य गोल घेरों को ट्रैक कहते हैं। ठीक है, गोल घेरे। फिर इन ट्रैक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे पिज्जा के स्लाइस। उन स्लाइस को सेक्टर कहते हैं और असल डेटा इन्हीं सेक्टर्स में स्टोर होता है। अच्छा, तो ट्रैक मतलब पूरा गोल रास्ता और सेक्टर उसका एक छोटा सा हिस्सा। एकदम सही। तो अगर हार्ड डिस्क इतनी कमाल की थी तो फिर हमें उन छोटी चौकोर फ्लॉपी डिस्क की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो क्षमता में बहुत कमजोर थी। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क पावरफुल थी, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर बंद थी। उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था। सही बात है। अगर आपको एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जानी है तो कैसे ले जाएंगे?
यहीं पर फ्लॉपी डिस्क का काम आया। वो धीमी थी, उसकी क्षमता बहुत कम थी, सिर्फ 1.44 MB, लेकिन वो पोर्टेबल थी। वो उस जमाने का पेन ड्राइव थी। समझ गया। तो ये थी मैग्नेटिक स्टोरेज की कहानी। टेप से शुरू हुई, हार्ड डिस्क पे परवान चढ़ी और फ्लॉपी ने उसे पोर्टेबल बनाया। बिल्कुल। तो चुंबक की दुनिया से निकलकर अब रोशनी की दुनिया में चलते हैं। 90s के दशक में हमारे म्यूजिक और डेटा को स्टोर करने का तरीका पूरी तरह बदल गया और इसकी वजह थी एक छोटी सी चमकती हुई डिस्क। हाँ, और एक लेजर की किरण। हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की। 1960s के दशक में जेम्स रसल ने इसे विकसित किया था, लेकिन ये आम लोगों तक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के रूप में 1982 में पहुंची। सीडी, हाँ। इसमें डेटा को पढ़ने के लिए लेजर का इस्तेमाल होता है। डिस्क की सतह पर अरबों छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें पिट्स कहते हैं, और समतल जगह होती है जिन्हें लैंस कहते हैं। जब लेजर इन पर पड़ती है तो उसकी रोशनी अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होती है और कंप्यूटर इसी रिफ्लेक्शन को 0 और 1 के रूप में पढ़ता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और इसी सीडी के अलग अलग रूप आए, जैसे सीडी रोम, सीडी आर। हाँ, जरूरत के हिसाब से। सीडी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कंपनी से ही डेटा भरा आता था, जैसे म्यूजिक एल्बम या सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर आई सीडी आर यानी रिकॉर्डेबल, एक खाली कैनवस जिस पर आप एक बार अपना डेटा पेंट कर सकते थे पर उसे मिटा नहीं सकते थे। अच्छा, एक बार लिख दिया तो बस लिख दिया। हाँ, और फिर आई सीडी आर डब्ल्यू रीराइटेबल, जो एक व्हाइट बोर्ड की तरह थी। लिखो, मिटाओ और फिर से लिखो। सीडी ने म्यूजिक की दुनिया बदल दी, लेकिन फिल्में तो बहुत बड़ी होती थी। उनके लिए क्या आया? फिल्मों के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए थी और उसका जवाब था डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी दिखने में सीडी जैसी ही थी, लेकिन जहां 8 सीडी में 700 MB डेटा आता था, वहीं एक डीवीडी में 4.7 GB से 17 GB तक आ सकता था। इतना बड़ा अंतर कैसे आया? टेक्नोलॉजी में क्या बदला लेजर के रंग और उसकी प्रिसिजन में। डीवीडी में सीडी के मुकाबले ज्यादा बारीक लाल रंग के लेजर का इस्तेमाल होता था। ओह, लेजर की वेवलेंथ जितनी छोटी होती है, वो उतना ही छोटा गड्ढा यानी पिट बना और पड़ सकती है। और छोटे गड्ढों का मतलब है कि आप उसी जगह में ज्यादा डेटा फिट कर सकते हैं। तो फिर ब्लू-रे डिस्क ने इसी लॉजिक को और आगे बढ़ाया होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाई डेफिनेशन यानी HD फिल्मों के आने से हमें और भी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी। ब्लू रे डिस्क BRD ने और भी छोटी वेवलेंथ वाली नीले बैंगनी रंग की लेजर का इस्तेमाल किया। इसीलिए उसका नाम ब्लू-रे है। बिल्कुल, इस लेजर की मदद से डेटा को और भी पास स्टोर किया जा सका, जिससे इसकी क्षमता 25 GB से 50 GB तक पहुंच गई। मतलब पूरी की पूरी HD मूवी एक डिस्क पर आ गई। हाँ, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। ये तो कमाल है। मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज की कहानी है। सीडी ने शुरुआत की, डीवीडी ने फिल्मों के लिए ज्यादा जगह दी और ब्लू-रे ने HD कंटेंट के लिए दरवाजे खोल दिए। एकदम सही। ये सब लेजर तकनीक पर आधारित है। लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या सीडी, एक चीज कॉमन थी। कुछ ना कुछ घूम रहा था। प्लेट्स घूम रही थीं, डिस्क घूम रही थी। क्या इसके बिना स्टोरेज संभव नहीं था? यही अगला पड़ाव था, बिना किसी घूमने वाली चीज के स्टोरेज। इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। और इसने पिछले 1 दशक में कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आप SSD की बात कर रहे हैं ना? लेकिन उससे पहले पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी तो इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब सॉलिड स्टेट स्टोरेज के ही रूप हैं। इनके अंदर जो कोर टेक्नोलॉजी है उसे नैंड फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिजली ना होने पर भी अपने अंदर डेटा को फंसाकर या ट्रैप करके रख सकता है। और क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं है, हाँ, तो ये हार्ड डिस्क के मुकाबले झटकों को बेहतर झेल सकते हैं, कम बिजली खाते हैं और सबसे जरूरी, बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD क्या है? क्या वो बस एक बड़ा और तेज पेन ड्राइव है? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। SSD को डिजाइन ही हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए किया गया है। जहां हार्ड डिस्क को डेटा खोजने के लिए अपने आर्म को सही जगह पर ले जाना पड़ता था, जिसमें मिलीसेकंड्स लगते थे, वहीं SSD लगभग तुरंत डेटा तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। इसका असली दुनिया में क्या असर पड़ता है? मतलब एक आम इंसान के लिए HDD से SSD पर जाने का क्या मतलब है? जमीन आसमान का फर्क है। आपका कंप्यूटर जो HDD के साथ 1-2 मिनट में स्टार्ट होता था, वो SSD के साथ 10-15 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। सच में? इतना ज्यादा? हाँ,
कोई भी सॉफ्टवेयर, गेम या भारी फाइल लगभग तुरंत खुल जाएगी। वीडियो एडिटिंग में फाइलें अटकेंगी नहीं, लैपटॉप की बैटरी ज्यादा चलेगी और आपका कंप्यूटर बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि अंदर कोई घूमने वाली मोटर नहीं है। लेकिन ये महंगी भी तो होती हैं। कुछ साल पहले तक कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। SSDs लगातार सस्ती हो रही हैं। हाँ, आज भी अगर आप प्रति जीबी कीमत देखें तो हार्ड डिस्क सस्ती पड़ती है। तो इसका क्या उपाय है? कई लोग एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स के लिए एक छोटी SSD और अपनी फिल्में, गाने और बाकी डेटा रखने के लिए एक बड़ी HDD। अच्छा, मतलब दोनों का फायदा उठाओ, स्पीड भी और स्टोरेज भी। बिल्कुल, ये दोनों दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो हमने MB, GB, TB जैसे शब्द बहुत इस्तेमाल किए। क्या आप इसे एक बार सबके लिए सरल भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। इसे एक लाइब्रेरी के उदाहरण से समझते हैं। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है बिट, जो बस एक हाँ या ना है, मतलब 0 या 1। ठीक है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। मान लीजिए ये एक अक्षर है, जैसे क। लगभग 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट KB बनता है। ये एक छोटा पैराग्राफ हो सकता है। एक छोटा सा ईमेल जैसा। हाँ, फिर 1024 KB से 1 मेगाबाइट MB बनता है। ये आपकी पसंदीदा MP3 फाइल या किताब का एक पूरा चैप्टर हो सकता है। और 1024 MB से 1 गीगाबाइट बनता है, GB। ये लाइब्रेरी की एक पूरी अलमारी हो सकती है, जिसमें एक HD मूवी आ जाए। और आखिर में TB। और 1024 GB से 1 टेराबाइट TB बनता है। ये आज के ज़माने की एक आम हार्ड डिस्क या SSD की क्षमता है। ये लाइब्रेरी का एक पूरा सेक्शन हो सकता है, जिसमें आपकी पूरी मूवी और म्यूजिक लाइब्रेरी समा जाए। और ये 1024 का आंकड़ा क्यों? 1000 क्यों नहीं? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी भाषा में काम करते हैं, जो 2 की घात मतलब पावर्स ऑफ 2 पर आधारित है, और 2 की 10वीं घात 1024 होता है। ये कंप्यूटर के लिए एक स्वाभाविक और आसान नंबर है। समझ लिया। और ये सिलसिला टेराबाइट के बाद भी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट तक चलता रहता है, जो इतने बड़े हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज हमने कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का पूरा सफर देखा। कैसेट जैसी घूमने वाली मैग्नेटिक टेप से लेकर हार्ड डिस्क की नैनो इंजीनियरिंग तक, फिर CD पर लेजर की रोशनी से डेटा पढ़ने और लिखने से होते हुए आज के दौर की साइलेंट और सुपरफास्ट SSDs तक। और ये तरक्की रुकी नहीं है। वैज्ञानिक अब DNA में डेटा स्टोर करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिसकी क्षमता आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से लाखों गुना ज्यादा होगी। क्या? DNA में? हाँ, DNA में। सोचिए, दुनिया का सारा डेटा एक कॉफी मग में समा सकेगा। वाह, ये भविष्य तो रोमांचक लगता है। सोचिए आप एक बहुत बिजी रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। किचन में शेफ्स चिल्ला रहे हैं, बाहर वेटर्स दौड़ भाग कर रहे हैं और कस्टमर्स की एक लंबी लाइन लगी हुई है। आपका काम है इन सब के बीच ऐसा तालमेल बिठाना कि हर चीज बिल्कुल सही वक्त पर सही तरीके से हो। कंप्यूटर के अंदर यही मुश्किल काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आज हम इसी गुमनाम हीरो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने सारे मुश्किल काम करता कैसे है, इसके पीछे की सोच क्या है। हम इस तकनीकी दुनिया के मैनेजर की चालाकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ज्यादातर लोग OS को सिर्फ विंडोज के लोगो या मैक OS के वॉलपेपर की तरह देखते हैं, लेकिन ये वो अदृश्य आर्किटेक्ट है, वो मास्टरमाइंड है, जो हमारे महंगे गैजेट्स को सिर्फ प्लास्टिक और सिलिकॉन के डिब्बे होने से बचाता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा स्मार्टफोन एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? सिर्फ वो पहली स्क्रीन जो कंप्यूटर चालू होने पर दिखती है, या इससे कुछ ज्यादा? ये उससे कहीं ज्यादा है। टेक्निकली ये बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है, जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। लेकिन इसे ऐसे सोचें, कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, ये सब अपनी एक अलग भाषा बोलते हैं, बाइनरी की भाषा। 0 और 1 वाली। हाँ, 0 और 1, और हम अपनी भाषा बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक शानदार ट्रांसलेटर और डिप्लोमैट है, जो दोनों के बीच बातचीत करवाता है। जब आप माउस से किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तो OS ही हार्डवेयर को उसकी भाषा में समझाता है कि जनाब, यूजर इस प्रोग्राम को चलाना चाहता है, फटाफट तैयारी करो। अच्छा, तो ये सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं है,
बल्कि एक मैनेजर भी है जो काम करवाता है। लेकिन एक सवाल है, ये हमें किस चीज से बचाता है? मतलब अगर ओएस ना हो तो क्या होगा? अगर ओएस न हो तो हमें हर छोटे छोटे काम के लिए कोड लिखना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर को सीधे कमांड देने होंगे। मेमोरी में कहाँ डेटा सेव करना है ये खुद तय करना होगा। प्रोसेसर का कौन सा हिस्सा कब इस्तेमाल होगा ये भी आपको ही मैनेज करना होगा। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये सब इतनी ज्यादा जटिलता है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ओएस इस सारी सिरदर्दी को अपने ऊपर ले लेता है और हमें एक साफ सुथरा आसान सा माहौल देता है। तो बेसिकली ये ऐसे एक मैनेजर, ट्रांसलेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर सब कुछ एक साथ है, जो ये पक्का करता है कि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ स्मूथली चलता रहे। एग्जैक्टली। ये वो नींव है जिस पर बाकी सारे एप्स और सॉफ्टवेयर की इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो इस मैनेजर के रोज के काम क्या हैं? मुझे पता है कि ये प्रोसेस, मेमोरी, फाइलें सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन असल चुनौती कहाँ आती है? चुनौती तो हर जगह है। चलिए प्रोसेस मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर और कोई गेम एक साथ चलाते हैं तो सीपीयू यानी कंप्यूटर का दिमाग बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किस पर ध्यान दूं। हाँ, ये तो होता है। यहीं ओएस का रोल आता है। वो एक सख्त ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह तय करता है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू का कितना टाइम मिलेगा। इसे शेड्यूलिंग कहते हैं। वो हर प्रोग्राम को मिली सेकेंड्स में सीपीयू का टाइम देता है और इतनी तेजी से उनके बीच स्विच करता है कि हमें लगता है सब कुछ एक साथ चल रहा है। अच्छा, और जब मेरा कंप्यूटर धीमा होने लगता है, खासकर जब मैंने बहुत सारी टैब्स खोल रखी हूं, तो क्या ये वही ट्रैफिक पुलिस वाला है जो मतलब संघर्ष कर रहा है? बिल्कुल। अब आप मेमोरी मैनेजमेंट की चुनौती पर आ गए हैं। कंप्यूटर की रैम को एक छोटी सी वर्कशॉप टेबल की तरह समझिए। आप जिन प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं, ओएस उन्हें इस टेबल पर रखता है। लेकिन जब टेबल भर जाती है तब असली खेल शुरू होता है। जब आप एक नया प्रोग्राम खोलते हैं तो ओएस को टेबल पर जगह बनानी पड़ती है। वो ये कैसे तय करता है कि किस पुराने प्रोग्राम को टेबल से हटाकर नीचे शेल्फ यानी धीमी हार्ड ड्राइव पर रखना है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो कैसे तय करता है? वो बहुत चालाक एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है, जैसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी जो प्रोग्राम सबसे ज्यादा देर से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे पहले हटाओ। इस प्रोसेस को स्वैपिंग या पेजिंग कहते हैं। आपका कंप्यूटर तभी धीमा होता है जब ओएस को बार-बार टेबल और शेल्फ के बीच सामान इधर-उधर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव से डेटा उठाना रैम के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा धीमा होता है। समझ गया। तो मेरे फोन का लैग करना असल में ओएस के लाइब्रेरियन का संघर्ष है। और डिवाइस मैनेजमेंट, इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह कहा जाता है। हाँ, और ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, वेबकैम सब जुड़े हैं। हर डिवाइस अलग है, अलग तरीके से काम करता है। ओएस इन सब को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन कंडक्टर को हर म्यूजिशियन को बजाने के लिए शीट म्यूजिक देना पड़ता है। क्या ओएस के पास भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता होगा। शायद इसी शीट म्यूजिक को हम ड्राइवर्स कहते हैं। एकदम सही। हर डिवाइस का अपना एक छोटा सा ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो ओएस को बताता है कि उस डिवाइस से कैसे बात करनी है और उससे कैसे काम करवाना है। बिना सही ड्राइवर्स के आपका महंगा ग्राफिक्स कार्ड भी बेकार है। ओएस इन सभी ड्राइवर्स को मैनेज करता है। तो एक छोटा सा सारांश देखें तो ये मैनेजर सिर्फ काम नहीं बांटता, बल्कि सीपीयू टाइम और मेमोरी जैसे रिसोर्सेज के लिए हो रही लड़ाई को भी सुलझाता है। और ये भी पक्का करता है कि सारे हार्डवेयर डिवाइस एक दूसरे से ठीक से बात करें। बिल्कुल सही। चलिए अब इस पर आते हैं कि हम यानी इंसान कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं। मैंने सुना है इसके दो बिल्कुल अलग तरीके हैं, एक पुराना और एक नया। हाँ, और ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं है, ये कंप्यूटर के साथ हमारे रिश्ते का फर्क है। पहला है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या CUI भी कहते हैं। इसमें सब कुछ टेक्स्ट पर आधारित होता है। कोई आइकन नहीं, कोई मेन्यू नहीं, सिर्फ एक काली स्क्रीन और एक चमकता हुआ कर्सर। आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं। ये तो हैकर्स वाला लगता है। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है, जैसे किसी मशीन के इंजन से सीधे बात करना। और दूसरा है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसने दुनिया बदल दी। विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर, हम आज इसी दुनिया में जीते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प।
GUI का आविष्कार जेरोक्स कंपनी ने अपनी पालो आल्टो रिसर्च सेंटर मतलब पार्क में किया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेरोक्स को कभी समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बना दिया है। वो इसे बस एक रिसर्च प्रोजेक्ट समझते रहे। अच्छा। हाँ, कहानी में मोड़ तब आया जब एक नौजवान स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स पार्क का दौरा किया। उन्होंने जैसे ही GUI देखा वो समझ गए कि ये कंप्यूटर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये क्लासिक बिजनेस लेसन है। आविष्कार करना एक बात है, लेकिन उस आविष्कार के पीछे के विजन को देखना वो सब कुछ है। और फिर एप्पल ने उसे मैकिन्टोश में इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के साथ उसे दुनिया के हर डेस्क पर पहुंचा दिया। ये तो कमाल है। मतलब GUI ने कंप्यूटर को इंजीनियरों के कमरे से निकालकर आम आदमी के लिविंग रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन एक सवाल है, अगर GUI इतना आसान और बढ़िया है तो आज भी प्रोग्रामर और हैकर्स फिल्मों में काली स्क्रीन पर हरे टेक्स्ट वाली CLI का इस्तेमाल क्यों करते दिखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ कामों के लिए CLI आज भी GUI से बेहतर है। ये ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और ऑटोमेशन के लिए बेहतरीन है। आप एक लाइन के कमांड से वो काम कर सकते हैं जिसे करने में GUI पर शायद सैकड़ों क्लिक्स लग जाएं। इसीलिए डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और साइंटिस्ट आज भी CLI को पसंद करते हैं। वाह, तो एक तरफ आम यूजर्स के लिए आसानी है और दूसरी तरफ पावर यूजर्स के लिए कंट्रोल और स्पीड। चलिए अब OS के काम करने के तरीकों पर आते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर से हमारी उम्मीदें बढ़ी, OS को भी बदलना पड़ा होगा। बिल्कुल, ये एक एवोल्यूशन की कहानी है। सबसे पहले था बैच प्रोसेसिंग। शुरुआती दौर में कंप्यूटर बहुत महंगे थे और एक बार में एक ही काम करते थे, तो उनका समय बर्बाद ना हो इसके लिए एक जैसे कामों का एक बैच बना दिया जाता था। जैसे मान लीजिए 1000 लोगों की सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है, इन सबको एक साथ कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर घंटों तक अपना काम करता रहेगा बिना किसी इंसानी दखल के। यहाँ मकसद था मशीन की एफिशिएंसी, इंसान की सुविधा नहीं। लेकिन फिर लोगों को लगा होगा कि हमें कंप्यूटर से सीधे बात करनी है, इंतजार नहीं करना। यहीं से मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग का जन्म हुआ। ये एक क्रांतिकारी विचार था। OS ने CPU के टाइम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों यानी टाइम स्लॉट्स में बांट दिया और वो हर प्रोग्राम को एक एक करके ये टाइम स्लॉट देने लगा। और ये सब बहुत तेजी से होता है। बहुत तेजी से। ये स्विचिंग 1 सेकंड में हजारों बार होती है कि हमारी आंखों को धोखा हो जाता है और हमें लगता है कि सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं, जबकि असल में CPU एक बार में एक ही काम कर रहा होता है। ये कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। समझ गया। तो मल्टीटास्किंग एक प्रोसेसर के साथ एक भ्रम पैदा करने की कला है, तो फिर मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? ये सुनने में एक जैसा लगता है। ये भ्रम नहीं, असली ताकत है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा CPU या प्रोसेसर का होना। यहाँ OS एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग प्रोसेसर को सौंप सकता है ताकि वो काम एक साथ हो सके। ये वैसा ही है जैसे एक भारी बक्से को उठाने के लिए एक आदमी की जगह 4 आदमी लगा दिए जाएं। तो भारी कामों के लिए जैसे वीडियो एडिटिंग। हाँ, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशंस जैसे भारी कामों के लिए मल्टी प्रोसेसिंग जरूरी है। ठीक है, ये फर्क साफ हो गया। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते होंगे जहां स्पीड से ज्यादा टाइमिंग जरूरी होती है, जहां 1 मिलीसेकंड की देरी भी तबाही मचा सकती है। आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS की बात कर रही हैं। ये OS की एक बहुत ही खास और गंभीर किस्म है। इनका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां काम का एक तय समय सीमा के अंदर पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ सही जवाब जितना जरूरी है, सही समय पर सही जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। जैसे किसी कार का एयरबैग सिस्टम, उसे एक्सीडेंट के कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही खुलना होगा। अगर वो 1 सेकंड बाद खुले तो उसका कोई फायदा नहीं। एकदम सही उदाहरण। और इसीलिए RTOs 2 तरह के होते हैं। पहला है हार्ड रियल टाइम, जहां समय सीमा को तोड़ना एक विनाशकारी विफलता मानी जाती है, जैसे एयरबैग, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम या रोबोटिक सर्जरी। यहाँ कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम, जहां थोड़ी बहुत देरी चल सकती है लेकिन परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग। अगर वीडियो कुछ पल के लिए बफर होता है तो अनुभव खराब होता है पर कोई हादसा नहीं होता। और एक आखिरी प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या भला है? ये भविष्य की झलक है। डिस्ट्रीब्यूटेड OS किसी एक मशीन पर नहीं चलता।
ये सैकड़ों या हजारों कंप्यूटरों पर फैला होता है जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, लेकिन यूजर को ये सब एक ही सुपर कंप्यूटर जैसा महसूस होता है। गूगल सर्च की तरह? बिल्कुल। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका एक छोटा सा सवाल दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों के पास जाता है और वो सब मिलकर आपको पलक झपकते ही जवाब ढूंढ कर देते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की ताकत है, ये इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है। वाह! तो बैच प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी से लेकर मल्टीटास्किंग के जादू और रियल टाइम की प्रिसिजन तक ओएस ने हर जरूरत के लिए खुद को ढाला है। हमने बात की कि ओएस काम कैसे करता है, लेकिन ये किसके लिए काम करता है? क्या ये एक इंसान के लिए बना है या पूरी टीम के लिए? ये एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक समय में सिर्फ एक इंसान के लिए डिजाइन किया गया है। आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप इसका बेहतरीन उदाहरण है। भले ही उसमें कई अकाउंट्स हो, पर एक बार में लॉगिन करके काम एक ही व्यक्ति कर सकता है। MS-DOS से लेकर Windows 95 तक ये पर्सनल कंप्यूटिंग की पहचान थे। और इसका दूसरा पहलू होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। या मुझे यूनिक्स और लिनक्स की कहानी याद आती है। बिल्कुल। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में कई लोगों को एक ही कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। ये सर्वर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की दुनिया है। यूनिक्स इसका क्लासिक उदाहरण है, जिसे 70 के दशक में बनाया गया था, लेकिन ये महंगा और लाइसेंस्ड था। और फिर लाइनस टॉरवॉल्ड्स आए। हाँ, 90 के दशक में फिनलैंड में एक स्टूडेंट लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने सोचा कि क्यों ना एक फ्री और ओपन सोर्स यूनिक्स जैसा ओएस बनाया जाए। उन्होंने अकेले ही इसकी शुरुआत की और आज उनका बनाया लाइनेक्स दुनिया के ज्यादातर सर्वर, सुपर कंप्यूटर और एंड्रॉयड फोन को चलाता है। ये एक अकेले इंसान के जुनून से शुरू हुई क्रांति की कहानी है। तो एक तरफ व्यक्तिगत अनुभव है, जहां सारे संसाधन आपके लिए हैं, और दूसरी तरफ एक साझा माहौल है, जहां ओएस एक निष्पक्ष मैनेजर की तरह सबके बीच संसाधनों का बंटवारा करता है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। ये डिजाइन का फलसफा है। क्या सिस्टम एक व्यक्ति के लिए है या एक समुदाय के लिए? हमारे सोर्सेज में कुछ और तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जिक्र है, जैसे मोबाइल और नेटवर्क ओएस। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये आम डेस्कटॉप ओएस से अलग कैसे है? बिल्कुल। तो जैसा नाम से ही पता चलता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी डिवाइस के लिए बने हैं। इन्हें बनाते वक्त 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है: टच स्क्रीन, बैटरी लाइफ और वायरलेस कनेक्टिविटी। अच्छा, ये तो जरूरी भी है। हाँ, एंड्रॉयड और iOS इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वहीं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद एकदम अलग है। वो किसी एक कंप्यूटर के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क, जैसे किसी ऑफिस या डेटा सेंटर में जुड़े सैकड़ों कंप्यूटरों को संभालने के लिए बना होता है। ओके, मतलब ये एंटरप्राइज लेवल की चीज है। उसका मेन काम होता है फाइलों, प्रिंटर्स और सिक्योरिटी को मैनेज करना, ताकि सब लोग मिलकर आसानी से काम कर सकें। विंडोज सर्वर इसका एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, ये तो हुई आज की बात, लेकिन सोर्सेज हमें थोड़ा इतिहास में ले जाते हैं। आज हम जिन चमचमाते विंडोज और मैकओएस को इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींव रखने वाले कुछ पुराने और जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी थे। MS-DOS का नाम सबसे पहले आता है। सुनने में ही बड़ा टेक्निकल और पुराना लगता है। कैसा था ये? MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में आया, और यकीन मानिए वो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। अच्छा। वो पूरी तरह टेक्स्ट पर आधारित था। मतलब कोई आइकॉन नहीं, कोई माउस नहीं, कोई खूबसूरत मेन्यू नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक काली स्क्रीन और उस पर जलता बुझता कर्सर। आपको कंप्यूटर से हर काम करवाने के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती थी। अच्छा, एक मिनट, कमांड टाइप करनी पड़ती थी? मतलब अगर मुझे कोई फोल्डर खोलना है तो मैं बस डबल क्लिक नहीं कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल और धीमा भी। सोचिए, आपको ये देखना है कि किसी फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें हैं, तो आपको dir टाइप करके एंटर दबाना होगा। अच्छा। तब जाकर फाइलों की एक लिस्ट सामने आएगी। किसी फाइल की कॉपी बनानी है तो कॉपी कमांड टाइप करो, फिर सोर्स फाइल का नाम, फिर डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम, सब कुछ कीबोर्ड से। और मैं सुन रहा था कि ये एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता था। हाँ, सही सुना आपने। ये बात तो आज सोचना भी नामुमकिन है। बिल्कुल। ये एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग सिस्टम था। सिंगल टास्किंग? इसका मतलब है एक समय में एक इंसान सिर्फ एक ही काम कर सकता था। मतलब अगर मैं एक चिट्ठी टाइप कर रहा हूं तो मैं साथ में कैलकुलेटर भी नहीं खोल सकता था? नहीं।
आज तो हम एक साथ 50 टैब और 10 एप्लीकेशन खोलकर बैठे रहते हैं। उस जमाने में काम करना कितना सब्र का काम रहा होगा। यही वो मुश्किल थी जिसने आगे की टेक्नोलॉजी के लिए रास्ता बनाया। लोग एक ऐसी मशीन चाहते थे जो उनके दिमाग की तरह सोच सके एक साथ कई कामों पर। जहाँ तक फाइलों को मैनेज करने की बात है, MS-DOS का फाइल सिस्टम, जिसे फैट कहते थे, एक तरह से किसी किताब के इंडेक्स जैसा था। वो बस ये याद रखता था कि कौन सी फाइल डिस्क पर कहाँ रखी है। आज के सिस्टम कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन वो इंडेक्स वाला आइडिया आज भी मूल में है। तो MS-DOS ने पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत की, लेकिन फिर यूनिक्स का जिक्र आता है, जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। वो DOS से इतना अलग कैसे था? यूनिक्स एक छलांग थी, एक बहुत बड़ी छलांग। इसे 1970s में बेल लैब्स में बनाया गया था और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। C लैंग्वेज में लिखे होने से क्या फर्क पड़ गया? यही तो इसका आहा मोमेंट है। ओके। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। इससे पहले ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो सीधे एक खास तरह के हार्डवेयर से बंधी होती थी। ओके, मतलब हार्डवेयर डिपेंडेंट? हाँ, मतलब अगर आपने एक IBM कंप्यूटर के लिए OS बनाया है तो वो सिर्फ उसी पर चलेगा। अगर आपको उसे किसी दूसरी कंपनी के कंप्यूटर पर चलाना है तो आपको उसे लगभग पूरा दोबारा लिखना पड़ता था। बहुत मेहनत का काम। C लैंग्वेज में लिखकर यूनिक्स ने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से एक तरह से आजाद कर दिया। यही वो सोच है जिसकी वजह से आज हम एक ही ऐप को अपने फोन, लैपटॉप और टीवी पर चला पाते हैं। वाह, ये तो वाकई में गेम चेंजर था। और ये मल्टीटास्किंग भी था। सिर्फ मल्टीटास्किंग ही नहीं, ये मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग भी था। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ही बड़े कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई लोग अपने अपने टर्मिनल से लॉगिन करके काम कर सकते थे। एक ही सिस्टम पर कई लोग एक साथ। हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्मार्ट था कि वो प्रोसेसर का समय उन सभी यूजर्स के कामों में इस तरह बांट देता था कि हर किसी को लगता था कि पूरा कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। इसकी मजबूती और स्थिरता इतनी जबरदस्त थी कि आज भी बैंक, टेलीकॉम कंपनियां और बड़ी-बड़ी रिसर्च लैब्स में यूनिक्स या उससे प्रेरित सिस्टम ही इस्तेमाल होते हैं। यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, यूनिक्स और लिनक्स में क्या रिश्ता है? क्या लिनक्स यूनिक्स का ही कोई नया वर्जन है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। लिनक्स यूनिक्स से प्रेरित है, पर उसका कोई वर्जन नहीं है। अच्छा। उसे 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स नाम के एक स्टूडेंट ने बिल्कुल नए सिरे से बनाया था। उन्होंने यूनिक्स के सिद्धांतों को तो अपनाया, लेकिन कोड खुद लिखा और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने इसे ओपन सोर्स बना दिया। ओपन सोर्स, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका असल में मतलब क्या है और इसका फायदा क्या हुआ? ओपन सोर्स का मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए खुला है। कोई भी उसे देख सकता है, उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है और मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया भर के हजारों डेवलपर्स ने इसमें अपना योगदान देना शुरू कर दिया। मतलब एक कम्युनिटी बन गई। बिल्कुल। किसी ने इसे और सुरक्षित बनाया, किसी ने इसमें नए फीचर जोड़े। ये एक टीम एफर्ट बन गया। इसी वजह से ये बहुत तेजी से बेहतर होता गया और आज इसके कई अलग-अलग वर्जन या डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, जैसे उबंटू, फेडोरा, जो अलग-अलग जरूरतों के लिए बने हैं। और सुरक्षा के मामले में भी इसका बहुत नाम है। हाँ, क्योंकि जब हजारों नजरें एक ही कोड को देख रही हों, तो उसमें गलतियां या सुरक्षा की खामियां छिप नहीं सकती। सही बात है। यही कारण है कि आज दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में से 90% से ज्यादा लिनक्स पर ही चलते हैं। गूगल, अमेज़न और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के लाखों सर्वर भी इसी पर आधारित है, क्योंकि ये भरोसेमंद और बेहद लचीला है। तो अगर इस पूरे ऐतिहासिक हिस्से का निचोड़ निकालें तो ये कह सकते हैं कि MS-DOS ने कमांड लिखकर कंप्यूटर चलाना सिखाया, यूनिक्स ने मल्टी यूजर और शक्तिशाली कंप्यूटिंग की नींव रखी, बिल्कुल, और लिनक्स ने उसी शक्ति को सबके लिए मुफ्त और ओपन बनाकर सर्वर और सुपर कंप्यूटर की दुनिया पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल सही निचोड़ है। और इसी यूनिक्स के नींव पर आज का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा है, मैक OS। पर उससे पहले उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाया, विंडोज। हाँ, विंडोज।
ज्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटर का मतलब ही विंडोज होता है। इसने ऐसा क्या किया जो MS-DOS नहीं कर पाया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने 1985 में जो किया वो था कंप्यूटर का चेहरा बदलना। उसने MS-DOS की काली स्क्रीन और कमांड्स की दुनिया को अलविदा कहा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI लेकर आया। GUI। अब आपके पास आइकॉन थे, मेन्यू थे और सबसे जरूरी एक माउस था। माउस आ गया था। हाँ, अब आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं थी। आप बस किसी चीज पर क्लिक करके उसे खोल सकते थे। इसने कंप्यूटर को इतना आसान बना दिया कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता था। विंडोज 95, फिर XP, 7, 10 और अब 11 तक इसका सफर शानदार रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रतियोगी एप्पल का macOS, वो कैसे अलग है? आपने कहा वो भी यूनिक्स पर आधारित है। हाँ, macOS की बुनियाद यूनिक्स है, जो उसे बहुत स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। लेकिन उसका चेहरा, उसका GUI हमेशा से अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जाना गया है। पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि macOS सिर्फ एप्पल के बनाए हार्डवेयर जैसे मैकबुक और iMac पर ही चलता है। आपने कहा कि macOS क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की पसंद है। ऐसा क्यों है? क्या विंडोज पर फोटोशॉप अच्छे से नहीं चलता? चलता तो है और बहुत अच्छे से, लेकिन फर्क अनुभव और सटीकता का है। एप्पल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाता है, तो वो अपनी स्क्रीन के कलर को सॉफ्टवेयर के साथ बहुत गहराई से कैलिब्रेट कर पाता है। अच्छा। मतलब एक डिजाइनर को जो रंग अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रिंट होने पर भी लगभग वही रंग मिलेगा। ओके, मतलब कलर एक्यूरेसी। हाँ, साथ ही शुरू से ही इसका फोकस डिजाइन और टाइपोग्राफी पर रहा है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो डिजाइनर्स और वीडियो एडिटर्स को ज्यादा पसंद आता है। जबकि विंडोज की ताकत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी में है। आप किसी भी कंपनी का कोई भी हार्डवेयर चुन सकते हैं और आपको दुनिया का लगभग हर सॉफ्टवेयर उसके लिए मिल जाएगा। मतलब एक तरफ इंटीग्रेटेड परफेक्शन है तो दूसरी तरफ आजादी और चॉइस। बिल्कुल। अब जरा डेस्कटॉप से मोबाइल पर आते हैं। यहाँ भी तो iOS और एंड्रॉयड की ऐसी ही जंग है। बिल्कुल, फिलॉसफी वही है। iOS जो 2007 में आईफोन के साथ आया, macOS की तरह ही एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है। क्लोज्ड इकोसिस्टम। वो सिर्फ एप्पल के आईफोन और आईपैड पर चलता है। एप्पल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऐप स्टोर तीनों पर पूरा कंट्रोल रखता है। लेकिन एक क्लोज्ड सिस्टम होने का नुकसान भी तो होगा ना। मतलब यूजर अपनी मर्जी से कुछ बदल नहीं सकता और हर चीज के लिए एप्पल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। आपको बेहतरीन सुरक्षा, स्मूथ परफॉर्मेंस और एक आसान अनुभव मिलता है, लेकिन उसकी कीमत आपको अपनी आज़ादी और कस्टमाइजेशन से चुकानी पड़ती है। सही बात है। और यहीं पर एंड्रॉयड की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। गूगल का एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है और ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी फोन कंपनी इसे इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi जैसी कोई भी कंपनी इसे मुफ्त में ले सकती है और अपने फोन के हार्डवेयर के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकती है। अच्छा। ये अपना खुद का यूजर इंटरफेस इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे सैमसंग का One UI। इसी खुलेपन और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आज दुनिया के 70% से ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलते हैं। ये यूजर्स को अपनी डिवाइस को मन चाहे तरीके से बदलने की पूरी आजादी देता है। तो मतलब आज के दौर में डेस्कटॉप पर विंडोज का राज है, क्रिएटिव काम के लिए macOS एक प्रीमियम चॉइस है और मोबाइल की दुनिया में iOS के सुरक्षित किले और एंड्रॉयड के खुले मैदान के बीच मुकाबला है। एकदम सही। हमने इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, पुराने, नए, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सब बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं, पर क्या इनके अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सब में एक जैसे होते हैं? ये सब अंदर से काम कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। बाहर से ये कितने भी अलग दिखें, हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 मेन हिस्से होते हैं। कर्नल, जिसे कर्नल कहते हैं, शेल और सिस्टम लाइब्रेरीज। सबसे पहले कर्नेल के बारे में बताइए। ये नाम सुनने में ही बहुत भारी भड़कम लगता है, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज हो। आप कर्नेल को ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल और दिमाग दोनों कह सकते हैं। दिल और दिमाग? हाँ, ये प्रोग्राम का वो सबसे ग़रिश्य हिस्सा है जो सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कर्नेल ही मेमोरी में लोड होता है और तब तक चलता रहता है जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए। ओके। किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी है, प्रोसेसर का समय सभी कामों में कैसे बांटना है, कीबोर्ड से आने वाली इनपुट को कहाँ भेजना है, ये सारे बड़े फैसले कर्नेल ही लेता है। क्या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह की डिजाइन फिलॉसफी है।
एक है मोनोलिथिक कर्नेल, जिसमें सारे मुख्य फंक्शन एक ही बड़े प्रोग्राम में होते हैं, जैसे एक ऑल इन वन स्विस आर्मी नाइफ। ये बहुत तेज होता है। लिनक्स ऐसा ही है। दूसरी तरफ है माइक्रो कर्नेल, जो एक छोटे से कोर पर बना होता है और बाकी काम अलग अलग छोटे प्रोग्राम्स को सौंप देता है, जैसे एक ऐसा मैकेनिक जिसके पास हर काम के लिए एक अलग खास टूल हो। अच्छा, ये ज्यादा सुरक्षित और मॉड्यूलर माना जाता है। ठीक है, तो कर्नल हार्डवेयर को मैनेज करने वाला बॉस है। फिर ये शेल क्या करता है? शेल उस बॉस यानी कर्नल और हमारे यानी यूजर के बीच एक दुभाषी की तरह, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ट्रांसलेटर। हाँ, कर्नल सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। शेल का काम हमारी कमांड्स को लेना और उन्हें कर्नल को समझाना है कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जब हम MS-DOS में dir टाइप करते हैं तो कमांड लाइन शेल उसे कर्नल तक पहुंचाता है, और जब हम विंडोज में किसी फोल्डर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो ग्राफिकल शेल उस एक्शन को कर्नल को बताता है। और तीसरा हिस्सा था सिस्टम लाइब्रेरीज। इन्हें आप पहले से बने हुए कोड का एक कलेक्शन या एक टूल बॉक्स समझिए। टूल बॉक्स। हाँ, जब कोई डेवलपर एक ऐप जैसे कि एक फोटो एडिटर बनाता है तो उसे हर छोटे मोटे काम के लिए शुरू से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फाइल को सेव करो या स्क्रीन पर एक ओके का बटन दिखाओ। ये तो कॉमन काम है। हाँ, ये सारे काम बहुत कॉमन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन कामों के लिए पहले से ही कोड लिखकर इन लाइब्रेरीज में रख देता है। डेवलपर बस इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे उसका काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। वाह, मतलब हम जो स्क्रीन पर खूबसूरत आइकॉन्स और मेन्यू देखते हैं वो तो बस कहानी का ऊपरी हिस्सा है। सही बात है। असली जादू तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां कर्नल किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह सारे हार्डवेयर को संभाल रहा है। शेल हम जैसे दर्शकों और उस कंडक्टर के बीच बात करवा रहा है, और सिस्टम लाइब्रेरीज वो नोटेशन शीट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके बाकी म्यूजिशियन यानी एप्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सोचना ही कमाल है। आपने इसे एकदम सटीक तरीके से समझाए। यही 3 हिस्से मिलकर किसी भी डिवाइस को चलाने का पूरा अनुभव तैयार करते हैं। इस क्लास की PDF और सभी सब्जेक्ट्स के फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए परीक्षा रैंक ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।